सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। राजेश, थैंक यू। शुक्रिया सर। मेरी और आपकी लंबे वक्त तक कई बार अग्निवीरों को लेकर बातचीत हुई है और हमने अपने कंसर्न सरकार के सामने, अवाम के सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन एक लद्दाख से एक वीडियो आया जहां पर हमने देखा कि लद्दाख बॉयल हो रहा था। विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और इस दौरान गोली चलती है और 4 लोगों की मौत होती है। उसमें एक भारतीय सेना के रिटायर्ड हवलदार थे और 3 स्टूडेंट और थे। उनमें अगर मैं अपने व्यूअर्स के लिए समझना चाहूं कि एक लद्दाख का युवा है, 2 युवा हैं, 2 दोस्त हैं। एक इंडियन आर्मी में अग्निवीर बनता है और एक आईटीबीपी को ज्वाइन करता है। 4 साल बाद जो है अग्निवीर जो आर्मी से बाहर किया जाएगा, फिर वो आईटीबीपी में जाएगा, तो वो अपने ही साथ वाले का जूनियर होगा कम से कम 4 साल। उसकी साल एक दिन गिनी जाएगी, सर्विस एक दिन गिनी जाएगी और वो 4 साल उससे सीनियर होगा। अगर मैं बात करूं इंडियन आर्मी की, तो वो नाइक तक पहुंच गया होगा, लेंस नाइक होगा और ये मौजूदा एक नया रिक्रूट होगा। क्या हम ऐसे देखें? हाँ राजेश, ये एकदम सही है कि वो अपने ही बैचमेट से 4 साल जूनियर हो जाएगा। और जैसे समझिए वो बीएसएफ ज्वाइन करता है, तो उसी के भाई ने उसी के साथ अगर 4 साल पहले बीएसएफ ज्वाइन किया होगा, तो वो अपने भाई से ही 4 साल जूनियर हो जाएगा। और देखो, हर साल इंक्रीमेंट मिलती है फौज में या बीएसएफ में, तो ये जी अपने भाई से ही 4 इंक्रीमेंट पीछे चल रहा होगा। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। इससे भी बड़ी दिक्कत मैं ये बताता हूं कि देखो, ये अगर 4 साल का है तो ये तो सीख चुका होगा कि ना सिर्फ एसएलआर कैसे फायर करनी है, ना सिर्फ इंशा कैसे फायर करनी है, इसको फायर करना आता होगा मोर्टार, इसको जी फायर करना आता होगा लाइट मशीन गन, मीडियम मशीन गन। और 4 साल में ये प्लाटून लेवल या सेक्शन लेवल के टैक्टिक्स सीख चुका होगा, सिखाया जाता है। बिल्कुल सर। तो जब ये बीएसएफ ज्वाइन करेगा कांस्टेबल, इसको फिर से सिखाया जाएगा कि इंशास कैसे चलानी है, एसएलआर कैसे चलानी है, रात को पेट्रोलिंग कैसे करनी है। ये ठीक दंगे ऐसी कैसे ही करना बात हो जाएगी कि एक बच्चे को जिसको ऑलरेडी सीएटी, कैट और बीएटी बैट मालूम है, आप उसको वापस चालू कर दो 4 साल के बाद कि पहले आप एबीसीडी सीखो। तो है। बिल्कुल। ऑर्गेनाइजेशनल और ह्यूमन रिलेशंस में काफी इश्यूज आने वाले हैं। जी। लेकिन और वो एक कंसर्न दिखा भी, क्योंकि एक टीचर कह रही है कि मेरा स्टूडेंट है, वो इंडियन आर्मी में जाना चाहता था, बहुत होनहार छात्र था। सोनम वांगचुक सर की गिरफ्तारी के बाद लगातार लद्दाख में हम देख रहे हैं कि वहां पर एक करंट है, एक लद्दाख बॉयल कर रहा है। अभी भी 7-8 दिन हो गए, कर्फ्यू कर्फ्यू लगा के रखा है। लेकिन मैं तमाम बड़े मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल सर को सुन रहा हूँ, आपसे भी बात कर रहा हूँ। लद्दाख को लेकर इतना चिंतित इंडियन आर्मी के एक्स सर्विसमैन क्यों हैं? मौजूदा जो जनरल्स हैं वो तो नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ड्रेस में हैं वो, लेकिन जो रिटायर्ड साहब लोग हो चुके हैं या हम जैसे जो वेटरन्स हैं, हमारी जो चिंता इस वक्त लद्दाख को लेकर है, कितनी लाजमी है और कितना बड़ा कंसर्न हो सकता है आने वाले वक्त में लद्दाख एक भारत सरकार के लिए? हाँ राजेश, देखो, मैं पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं करूंगा, मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। लद्दाख के लोग हमेशा से ही, भारत के लोग और खासतौर से इंडियन आर्मी के साथ उनका एक मानसिक जी लगाव था। खास तौर से अगर हम देखें 1962 के युद्ध के बाद लद्दाख के लोगों को हमेशा ये लगा कि भारत की आर्मी ने ही लद्दाख के लोगों को चाइनीज पीएलए के हमले से बचाया। और जी लद्दाख के लोग हमेशा फक्र से बात करते थे कि वो भारत के नागरिक हैं। अब ये हो गया है कि हाल ही में जो वाकया हो गया, उसके बाद थोड़ा आर्मी को भी वहां सख्ती करनी पड़ी, आर्मी को भी थोड़ा बहुत ग्राउंड कंट्रोल ड्यूटीज पर आना पड़ा, आर्मी को भी अपनी कैंटोनमेंट के आसपास लोकल लोगों को आने से डिस्करेज करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि लद्दाख के लोगों का जो भावनात्मक संपर्क था इंडियन आर्मी के साथ, वो थोड़ा कमजोर पड़ रहा है, टूट भी रहा है। मैं वैसे बताना चाहता हूं, देखो, मैं एक प्रोग्राम अभी कर रहा था पीओजेके के ऊपर, पाकिस्तानी टीवी चैनल पर। जी और वहां पे पीओजेके के एक उनके एक्टिविस्ट हैं,
वो लंदन में बेस्ड हैं, कभी-कभी पीओजेके में आते हैं। उनका घर है गिलगित हुंजा स्क्वार्दू में। ओके। अब उन्होंने तो प्रोग्राम में बोल ही दिया कि पहले वह सोच एक्टिविस्ट हैं, वो पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ हैं। उन्होंने टीवी पे बोल ही दिया कि देखो पहले हम लोग सोच रहे थे, यानी गिलगित हुंजा स्कार्दू के लोग सोच रहे थे, पीओके के लोग सोच रहे थे कि एक दिन वो ऑटोनॉमी से बढ़कर आजादी ले लेंगे और आजादी जब उनको मिलेंगी तो वो भारत के कश्मीर में विलय की मांग करेंगे। लेकिन क्या हुआ, अब सोनम वांगचुक का जो इंसिडेंट या एक्सीडेंट ही जी, कहूंगा मैं, हो गया। अब उनको चिंता हो गई है। उन्होंने टीवी पर बोल ही दिया लाइव कि अगर सोनम वांगचुक को वो अरेस्ट करके जोधपुर के जेल में भेज सकते हैं, तो उसका मतलब है कि ऐसा ही कुछ ट्रीटमेंट अगर पीओजेके भविष्य में भारत के कश्मीर को और लद्दाख को ज्वाइन करता है, तो उनके एक्टिविस्ट को भी हल्ला मचाने पे या जुलूस निकालने पर अरेस्ट कर लिया जाएगा ओके। और जोधपुर के जेल में भेज दिया जाएगा। तो पीओजेके के लोग भी, पाकिस्तान के लोग भी जो कि ट्राइबल्स हैं, हुंजा की बात कर रहा हूँ, गिलगित बाल्टिस्तान की बात कर रहा हूँ, जिनका भारत के प्रति थोड़ा झुकाव था, अब वो थोड़ा डर गए हैं कि अगर उनको आजादी मिली, क्या वो जम्मू कश्मीर ले को ज्वाइन करना चाहते हैं? क्योंकि जी, ऐसा ना हो कि एक दिन उनका भी सोनम वांगचुक की तरह से एनएसए में अरेस्ट हो जाए। उनको भी जोधपुर जेल में बिना ट्रायल के, बिना चार्जशीट के, बिना लीगल एडवाइजर्स के पहुंच के बंद कर दिया जाए। तो मामला बहुत डेलिकेट है। भारत सरकार को फूक-फूक के कदम लेना पड़ेगा। भारत सरकार को जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को, देखिए यूनियन टेरिटरी है, तो बिल्कुल। वहां डीएम, एसपी, उन सबको बहुत प्यार से इस नाजुक मामले को हैंडल करना इस पड़ेगा, वक़्त मुझे ताकि लगता है लद्दाख सर, के लोग भारत के मित्र बने रहें। बिल्कुल सर, मेरी मेरे लिए जो सबसे बड़ा कंसर्न है कि सीएपीएफ को या पुलिस को गोली चलाने की इजाजत, परमिशन किसने दी? जो 4 लोग हैं, उनकी जो मौत हुई, जिसमें एक इंडियन आर्मी के रिटायर्ड हवलदार भी हैं, जो कि ऑनरेरी कैप्टन सूबेदार मेजर साहब के बेटे हैं, जो कारगिल वॉर लड़ चुके हैं अपने फादर के साथ मिलकर, उनके पीठ में गोली लगती है, सीने के बगल से निकल जाती है, उनकी मौत हो जाती है। सवाल यह है कि सीएपीएफ में आपको सिखाया जाता है कि मॉब अगर भड़क भी रहा है तो आप घुटनों के नीचे ही गोली मारेंगे, कितना भी बड़ा अपराधी है। छाती में, पीठ में किसने कहा गोली मारने के लिए? ये ज़रूरी है सर। मुझे लगता है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, जिसने गोली चलाने का ऑर्डर दिया, जिसने गोली चलाई और जिसके कारण ये 4 लोगों की मौत हुई, अ, वो पता होना चाहिए और जिसने भी ऐसा किया है, उसको सज़ा, उसको कटघरे में खड़ा करना ज़रूरी है। हाँ, राजेश, देखो लेह के जो गवर्नर हैं, यूनियन टेरिटरी है, तो उन्होंने एक जुडिशियल इंक्वायरी तो ऑर्डर की है, जिसमें कुछ टेक्निकल बातें सामने आएंगी। क्या क्या फायरिंग के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी वहां मौजूद थे? आमतौर पर फायरिंग के लिए डीएम या किसी मजिस्ट्रेट लेवल के ऑफिशियल की जिम्मे परमिशन दरकार होती है, वो भी इन राइटिंग। जी। कोई भी पुलिस या कोई भी सीएपीएफ और आर्मी भी तब तक सिविलियन क्राउड पर फायर नहीं खोल सकती है, जब तक कि आमतौर पर एक डीएम स्तर का अधिकारी, जो कि मौके पे हमेशा मैंडेटरीली मौजूद होना चाहिए, वह लिखित ऑर्डर दे। तो जुडिशियल इंक्वायरी के बाद ये सब सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि फायर के पहले आंसू गैस छोड़े जाने चाहिए, लाठी चार्ज होना चाहिए। आप फायरिंग रबड़ की अगर गोलियां यूज करते हैं, कश्मीर में रबड़ की गोलियों की कमी नहीं, आप वहां भी यूज करते थे, यहाँ पे क्यों उनका इस्तेमाल नहीं किया? कई ऐसे सवाल है। मुझे लगता है कि जब पर्दा हटेगा तो कई लोग नगण्य होंगे, सामने आएगा उनका असली चेहरा।